मेरे प्यारे बच्चों, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बेटा देखो, कल हम लोग 11th की क्लास में हिंदी मीडियम में चर्चा ये कर रहे थे कि जो है रसायन विज्ञान का परिचय, रसायन विज्ञान के परिचय के विषय में ज़्यादा चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों को ये देखना है कि जैसे रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएँ पाई जाती हैं, अभिक्रियाएँ जिसको इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं, तो जो अभिक्रियाएँ पाई जाती हैं वो अभिक्रियाएँ कैसी होती हैं और क्या अभिक्रियाओं को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बेटा हम लोगों को बहुत सिंपली जानना है कि बिना माध्यम के अभिक्रियाएँ हो ही नहीं सकती। अभिक्रियाओं के लिए माध्यम की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर माध्यम नहीं भी है तो हमें माध्यम को मेंटेन करना पड़ता है अभिक्रियाओं को कंडक्ट कराने के लिए। ये बहुत मस्त है। तो अभिक्रिया कराने के लिए हमें जो है माध्यम के विषय में अध्ययन करना होगा। अच्छा, वो माध्यम क्या होते हैं? अगर हम लोग माध्यम के विषय में बात करते हैं तो माध्यम मुख्य रूप से देखते हैं कि 3 होते हैं। अभिक्रियाओं को कराने के लिए मुख्यतः 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से माध्यम पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मुख्यतः कितने माध्यम होते हैं। तो मुख्यतः 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अच्छा, उसी को हम लोग फिजिक्स में द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ते हैं। जो केमिस्ट्री की किताब में भी वही लिखा है कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम केमिस्ट्री में द्रव्य की अवस्थाओं का क्या जो है बहुत महत्व है। हम लोगों को ये देखना है कि केमिस्ट्री में क्या महत्व है द्रव्य की। तो केमिस्ट्री में बेटा द्रव्य की अवस्थाएं इसलिए पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभिक्रियाएं सदैव माध्यम में कंप्लीट होती हैं। अब हमें देखना है कि माध्यम का मतलब ये हुआ कि जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी मुख्य रूप से 3 माध्यम हैं। जैसे वैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंचतत्व से बनी शरीरा। ठीक है, तो वो तो अलग फैक्टर है। वो तो जो यूनिवर्स का कंपोजिशन है, वो यूनिवर्स के कंपोजिशन के विषय में बात बताई गई है कि पूरे यूनिवर्स में जो कंपोजिशन है, नेचुरल कंपोजिशन है, वो इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में। लेकिन अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं विज्ञान के आधार पर, तो हमारे शरीर में भी 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी अभिक्रियाएं एक साथ पाई जाती हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं, मतलब उस अभिक्रियाओं के विषय में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जितनी अभिक्रियाएं पाई जाती हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी के मूवमेंट के लिए जो है बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल इतनी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते हैं। कोई बायोलॉजिस्ट भी नहीं बोल पाएगा। जो जीव विज्ञान पढ़ाने वाला आदमी होगा वो भी ये बात नहीं बताएगा कि जो है हमारे बॉडी में इतने नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, बहुत साधारण सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि माध्यम पर बात करते हैं, तो जैसे बेटा हम लोग माध्यम में हैं और ऐसे माध्यम में हैं जहाँ पर ऑक्सीजन है, तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकती है, सही से रह सकती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो, ऑक्सीजन एक गैस है, अगर कहीं ऑक्सीजन ना पाया जाता हो तो वहाँ जीवन संभव नहीं। इसका मतलब एक माध्यम वो गैस हो गया कि हमारे जीवन को चलाने के लिए गैसीय माध्यम का होना जरूरी है, और वो ऑक्सीजन गैस जरूर हो, ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो ये तो हमें स्वतः ये जान लेना चाहिए कि जो है बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। चलो, एक माध्यम का मामला हो गया। जैसे भाई यहाँ से दूसरे ग्रह पर जब हम जाते हैं तो दूसरे ग्रह पर हम ऑक्सीजन की ही तो तलाश कर रहे हैं, और मंगल पर जाकर जो है हम ऑक्सीजन की संभावना ही तो व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है ऑक्सीजन हो जाए तो फ्यूचर की जो लाइफ हो वो मंगल ग्रह पर व्यतीत हो, या कोई जैसे वहाँ भी हम लोग अपनी पोजीशन को अपडेट कर सकें। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत मस्ट है हमारे लिए। ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात क्या है? फिर बात हम कहते हैं कि दूसरे माध्यम पर आते हैं। तो दूसरे माध्यम में हम ये आते हैं बेटा कि अगर हमें पानी ना मिले तो क्या जीवन संभव है? नहीं। एक तो हमें ऑक्सीजन ना मिले, गैसीय माध्यम नहीं मिला, तो हम गैसीय माध्यम की अनुपस्थिति में हमारे शरीर की जो है अनंत अभिक्रियाएँ, बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं जो है नॉन काउंटेबल हैं, उसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी गणना नहीं कर सकते कितनी अभिक्रियाएँ पाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हमारी बॉडी की बहुत सारी अभिक्रियाएँ नहीं हो सकती हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, कोई आपका नाक और मुंह बंद कर दे और गैस अंदर ना जाए, देखिए आदमी कितनी देर तक बच सकता है। अदरवाइज हम तुम्हें ऐसे किसी वैक्यूम में डाल दें, निर्वात वैक्यूम में डाल दें जहां ऑक्सीजन ना पाया जाता हो, तो हमें मालूम हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा, अब फिर हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या द्रव के बिना हमारा जीवन संभव, और द्रव में बेसिकली हम लोग पानी पर चर्चा करते हैं कि क्या पानी के बिना हमारा जीवन संभव है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि नहीं, पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो एक माध्यम हम गैस पढ़ लिए और दूसरा माध्यम हम क्या पढ़ लिए? द्रव पढ़ लिए। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। देखो, सभी रिएक्शन हम आपकी बॉडी में ही बता रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा आपको नहीं मिलेगा। ये जो है एक है हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं और रियल हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, रियल परिकल्पना है ये, सत्य घटना को हम आपको बता रहे हैं। तो पानी के बिना भी जीवन संभव नहीं। अब बात आती है कि भाई ठोस की बात आती है। तो ठोस में आप ये समझ लीजिए कि अगर हम, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि चावल हुआ और उसके बाद रोटी हुई, उसके बाद जो दाल हुआ, इन सब में गैस पाया जाता है, ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। ये ठोस माध्यम है, तो इनके बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं। अगर हम भोजन नहीं लेते हैं तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर हम पानी नहीं लेते हैं तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये तीन घटनाएं आपको हमने बताया, ये तीन उदाहरण हमने आपको बताया जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, जीवन संभव क्यों नहीं है? तो जीवन ना संभव का मतलब क्या है कि अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी अभिक्रियाएं शीघ्रता से बंद हो जाएंगी जो जीवन संचालन के लिए आवश्यक होती हैं। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन हमें श्वसन में ना मिले, तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी अभिक्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर को क्रियाशील रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कहानी ख़त्म। इसका मतलब बिना ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत सारी अभिक्रियाएं नहीं चल सकती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेशन, O2 का जाना, CO2 का निकलना, ये सब बायोलॉजी का शिक्षक आपको बताएंगे। अब फिर हम देखते हैं आगे पानी। फिर बात आती है कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं क्यों है? तो अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया जो द्रव माध्यम में पाई जाती हैं वो स्वतः बंद हो जाएंगी और हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। ये भी हो गया। ना हो आप ट्रायल कर लीजिए, हम तो ट्रायल की बात कर रहे हैं भाई, ट्रायल कर लीजिए तो भी। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ट्रायल करो कि कोई बॉडी में दिक्कत हो जाए। फिर तीसरा जो है ठोस माध्यम की बात हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम बिना डाइट के कब तक रह सकते हैं? आजीवन तो हम बिना डाइट के रह नहीं सकते हैं भाई। ठीक है, ठोस में आपने कहा नहीं हम बिना भोजन के रह लेंगे, तो अरे भाई कुछ फल फूल तो लेना ही पड़ेगा आपको, तो वो भी ठोस माध्यम होता है। तो हमारी बॉडी में ही सारी अभिक्रियाएं हैं, और इसीलिए जो है रसायन विज्ञान में अध्ययन करने से पूर्व, रसायन विज्ञान में किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पूर्व
हमें द्रव्य की अवस्थाओं के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि वो तो फिजिक्स में भी है, वो केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में है, ठीक है, वो तो स्वाभाविक है भाई, फिजिक्स के भी जितने भी जो है फिजिकल एक्टिविटी होते हैं सबके लिए तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन केमिस्ट्री में जितनी केमिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए तीनों माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें मालूम है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि अगर हम लोग अभिक्रिया पर बात करते हैं, अगर हम लोग बेटा क्या करते हैं, अगर हम लोग अभिक्रिया पर बात करते हैं, अभिक्रिया बेटा अगर हम लोग अभिक्रिया पर बात करते हैं जिसको इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं, तो रिएक्शन बोलते हैं इसको, इतना तो अंग्रेजी चल ही जाएगा, रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन को होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है जिसको इंग्लिश में मीडियम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, ठीक है। और माध्यम कितने हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, जो मेजर माध्यम है, मुख्य माध्यम जो हैं, वो अभिक्रियाओं को गतिशील रखने के लिए मुख्यतः 3 माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है ठोस, एक आपका ठोस माध्यम होता है, ठोस माध्यम, ठोस माध्यम, सॉलिड मीडियम, सॉलिड मीडियम, दूसरा होता है द्रव माध्यम, द्रव माध्यम, लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम, और तीसरा आपका होता है गैस माध्यम, गैस माध्यम, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस, गैसेस मीडियम। तो देखिए ये, और इन्हीं माध्यम को हम लोग पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान में जो NCERT वगैरह में आपका लिखा है, उसी में लिखा है कि यहाँ पर इसी माध्यम को लिख दिया गया है जो है द्रव्य, द्रव्य की अवस्थाएं, क्या बताया गया है, द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये इतनी चीज़ें बेटा हम देखते हैं। तो जो है रिएक्शन होने के लिए हम जानते हैं माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम को हम कई किताबों में जो है द्रव्य के नाम से देखे हैं, द्रव्य की अवस्थाओं के नाम से पढ़ते हैं। और द्रव्य की या माध्यम, 3 माध्यम होते हैं, मुख्यतः 3 माध्यम होते हैं। माध्यम तो बहुत सारे जो है फिजिक्स में भी प्रूव किए गए हैं। तो एक जो है आपका सॉलिड मीडियम, दूसरा लिक्विड मीडियम और तीसरा गैस मीडियम, ये 3। अच्छा, यही द्रव्य की अवस्थाएं भी होती हैं जो है ठोस, द्रव और गैस। अब देखो बेटा, जैसे
जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाओं में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो है एक होता है बेटा, जो है ये एक शब्द होता है आपका, दो शब्द हमें जानना है। पहला शब्द हमारा होता है जो है वियोजन, एक शब्द हमारा है वियोजन, जिसको इंग्लिश में डिसोसिएशन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिसोसिएशन बोलते हैं। और दूसरा शब्द आपका है, दूसरा शब्द आपका बेटा है जो है, दूसरा शब्द है आपका जो है संघटन। ये दो चीज़ें, कंपोजिशन। अब देखते क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये हमें जानना है वियोजन और संघटन, ये दोनों वर्ड आपको जानना बहुत मस्त है। ये कहीं मिलेगा नहीं केमिस्ट्री में। हम तुम्हें केमिस्ट्री, चूँकि हमने आपसे चैलेंज किया है कि हमें हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को ये बताना है कि केमिस्ट्री बहुत आसान विषय है। चूँकि आप 2020 के जनरेशन हो, 2020 के यूथ जनरेशन हो, इसलिए तुम्हारी मेंटल एबिलिटी भी बहुत अच्छा है, इसलिए तुमसे अच्छा कोई केमिस्ट्री नहीं सीख सकता। हमारा सभी जो है बच्चों से ये आग्रह है कि तुम ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें केमिस्ट्री नहीं आएगी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि अब हम आपके सामने पढ़ाने के लिए आ चुके हैं। और हिंदुस्तान के लोगों को अगर हिंदी आती है तो केमिस्ट्री आएगी, और इंग्लिश आ रही है तो भी केमिस्ट्री आएगी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हिंदी माध्यम में एक्सप्लेनेशन करने में कोई त्रुटि होगी तो भी आप हमें बता दीजिएगा कि सर हमें ये वर्ड टफ लग रहा है, नहीं आप क्लिष्ट वर्ड मीन्स टिपिकल वर्ड, क्लिष्ट शब्द टिपिकल वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताना, तो उसमें भी हम तो प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से सीखें। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, वियोजन और संघटन, दो चीज़ें होती हैं। तो अब क्रियाएँ दोनों माध्यम में होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी का वियोजन बहुत जल्दी से होगा, किसी का वियोजन जल्दी से होगा तो भी अब क्रियाएँ तेज़ी से होंगी, और कोई दूसरे के साथ मिलकर नया प्रोडक्ट भी बनाएगा तो भी अब क्रियाएँ तेज़ी से। अब उसमें दो कंडीशन है कि जैसे अब क्रियाओं के लिए कम से कम दो अभिकारक का होना महत्वपूर्ण होता है। अकेले में तो अब क्रिया होती नहीं है। भाई पानी को सुबह से शाम तक डालते रहिए तो पानी रहेगी, दूध को सुबह से शाम तक इधर उधर करते रहिए, दूध तो दूध रहेगा। लेकिन अगर दूध में आप जो है नींबू को गाड़ देते हैं तो तुरंत जो है, जैसे नींबू को का रस उसमें देखते हैं तो जैसे ही निचोड़ कर उसको उसमें गिराते हैं दूध फट जाता है। तो बिना दो के मिले अभिक्रिया संभव नहीं है। अकेले में कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कोई भी सब्सटेंस है तो अकेले में, हाँ ये है कि जो है टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब में अगर परिवर्तन किया जाए तो उसका जो है प्रारूप बदल सकता है, लेकिन कंपोजिशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जिससे मिलकर बना है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमें जानना है कि दो की आवश्यकता होती है। तो दो में एक ज़्यादा क्रियाशील है तो भी रिएक्शन होने की जल्दी संभावना है, दोनों ज़्यादा क्रियाशील हैं तो और जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। जैसे रैपिड रिएक्शन जो आप जानते हो, तेज अभिक्रिया, तो उसमें जैसे जब सिट्रस फ्रूट मीन्स जो है खट्टे रस देने वाले सभी फल जो होते हैं उसको सिट्रस फ्रूट बोला जाता है। तो देखते क्या है, जब सिट्रस फ्रूट को हम उसमें डालते हैं तो तुरंत दूध फट जाता है, तो ये फास्ट रिएक्शन। लेकिन अगर हमें दूध से दही बनाना होता तो कुछ टाइम लगता है। तो ऐसे ही होता है कि अभिक्रियाएँ तेज होना और अभिक्रियाएँ स्लो होना, दोनों चीज़ें हम देखते हैं। तो कोई भी पदार्थ जब वियोजित हो जाएगा शीघ्रता से तो भी अभिक्रिया होने की
संभावना ज़्यादा होगी, और अगर वियोजित होगा तभी कुछ बनेगा। तो ये दो वर्ड ऐसा है कि डिसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन। तो ये देखते हैं हम दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है अपक्रियाओं के विषय में। अब देखिए, तो यहाँ पर भी रियलिटी में गैस माध्यम में अपक्रियाएं सबसे ज़्यादा पाई जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वियोजन बहुत जल्दी होता है। लेकिन है क्या कि इसकी क्वांटिटी यूनिवर्स में कम है। गैस माध्यम की क्वांटिटी पूरे यूनिवर्स में बहुत कम है। भाई हम देखिए इन्वायरमेंट में दौड़ रहे हैं, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा कि गैस ने हमें कहीं फंसा लिया। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है, लिक्विड मीडियम। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन होता है, जो मैक्सिमम रिएक्शन होते हैं, वो मैक्सिमम रिएक्शन बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्शन, ये मैक्सिमम रिएक्शन जो है द्रव माध्यम में सबसे ज़्यादा अपक्रियाएं पाई जाती है जो है। इसीलिए इसमें देखते हैं तो इसमें जो है ज़्यादा अपक्रियाएं पाई जाती हैं। अपक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा अपक्रिया पाई जाएगी। तो इस माध्यम में अपक्रिया नंबर 1 पोजीशन पर पाई जाती है। द्रव माध्यम में सबसे ज़्यादा अपक्रिया पाई जाती है। उसके बाद दूसरे पर जो अपक्रिया पाई जाएगी वो गैस माध्यम में दूसरे नंबर पर अपक्रिया पाई जाएगी, और ठोस माध्यम में सबसे कम अपक्रिया पाई जाएगी। ये तीसरे नंबर पर अपक्रिया ठोस माध्यम में पाई जाएगी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो द्रव माध्यम है, द्रव माध्यम में सबसे ज़्यादा अपक्रिया पाए जाने की संभावना, कि द्रव जो माध्यम होता है वो किसी भी पदार्थ को, ठोस को भी द्रव को भी, दोनों को वियोजित कर देता है। ये ठोस और द्रव दोनों को, ठोस जो द्रव माध्यम होता है ठोस को भी वियोजित कर देता है, और दूसरा द्रव भी इसमें मिल सकता है। यही कारण है कि इसमें अपक्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और गैस माध्यम की अगर हम बात करते हैं तो ठोस को गैस वियोजित नहीं कर पाता। तो इसका मतलब अगर जो है अपक्रिया पाए जाने की संभावना है, जो है अपक्रिया पाए जाने की संभावना पर अगर हम बात करते हैं, तो ये भी तुम्हें जानना है, जो है अपक्रिया अभिक्रियाएं पाए जाने की संभावना, पाए जाने की पाए जाने का क्रम, अपक्रिया पाए जाने का क्रम पर अगर हम बात करते हैं, तो क्रम पर अगर बेटा हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अपक्रिया किस माध्यम में पाई जाती है, ये जानना है तुम्हें। और ऐसा नहीं कि ये कहीं आपका लिखा है, हम आपको बता दे रहे हैं। द्रव माध्यम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद अपक्रिया पाई जाती है गैस माध्यम में, और सबसे कम अपक्रिया पाई जाती है ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम में तो सबसे ज़्यादा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, अपक्रिया पाए जाने का जो रीज़न है, इसका मुख्य रीज़न क्या है कि इसमें देखो, इसमें द्रव और द्रव अगर होंगे तो भी अपक्रिया पाए जाने की संभावना है। पहली प्रोबेबिलिटी ये है इसमें। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि द्रव और ठोस, ये दूसरी संभावना है, द्रव और ठोस, ठीक है।
ये दो संभावना, द्रव द्रव भी हो, द्रव ठोस हो, और एक हम आपको बताएं कि हेनरी लॉ, तो जो है द्रव में गैस भी डिजॉल्व किया जाता है, द्रव और गैस। ये देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि ये सभी अभिक्रियाएं पाई जाती हैं कि अगर दो द्रव हों तो वो भी आपस में अभिक्रिया करने की संभावना होती है। कैसे? जैसे अल्कोहल को पानी में डालिए, जैसे अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो द्रव के घुलने, जैसे ये बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, जैसे फिनाल को भी आप पानी में डालिए तो सॉल्युबिलिटी तो कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए थोड़ा सा होता। तो द्रव द्रव, जैसे अल्कोहल को आप पानी में डालिए डाइल्यूशन होता, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को आप पानी में डालिए, जैसे नाइट्रिक एसिड को आप पानी में डालिए, जितना डाइल्यूशन किया जाता है तनुता, वो सब पानी में द्रव को द्रव में डालते हैं तो जो कंसंट्रेट होता है, मीन्स जो सांद्र होता है वो तंग हो जाता है। जैसे मधु होता है तो मधु को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो भी वियोजित हो जाता है। तो द्रव द्रव में अभिक्रिया हुई। अब द्रव में ठोस की अभिक्रिया, तो द्रव में ठोस की अभिक्रिया में बेटा द्रव में हम नमक भी डालते हैं, द्रव में हम चीनी भी डालते हैं, शुगर साल्ट भी डालते हैं, और उसके बाद शुगर भी डालते हैं। द्रव में हम डिटर्जेंट भी डालते हैं। बताइए डिटर्जेंट, अगर हमें कोई कपड़ा साफ़ करना है तो क्या हम डिटर्जेंट में ही लाकर कपड़े को डाल दिए कि चलो ये घड़ी छाप लाए हैं, एरियल लाए, उसमें डाल दिए, अब कपड़ा साफ़ हो रहा है? ऐसा तो कोई माध्यम है नहीं। तो इसका मतलब द्रव में ठोस मतलब जब हम एरियल डालते हैं, सर्फ एक्सेल डालते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो जितने गंदे कपड़े होते हैं उसकी मैल तभी ये निकालता। अब द्रव में गैस की क्या है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो, कोका कोला को ऐसे जो है हिलाकर और छोड़ दीजिए तो उसके बाद देखिए ये जो फिंगर आपकी है उठ जाएगी, नहीं तो बॉटल फट जाएगा। इसका मतलब हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग उसमें जो है द्रव में CO2 को डिजॉल्व किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे स्वतः बता दे रहे हैं, तुम्हें जानना चाहिए। अभी तो हम लोग ठोस द्रव द्रव्य की अवस्थाओं पर कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं। तुम्हें बेटा ये जानना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको पढ़ने की क्या उपयोगिता है। तो ये एक बहुत क्लियर कट लिखा गया है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, इसलिए अब ये चीज़ें तुम्हें होल लाइफ कोई नहीं बताएगा, हम बता दे रहे हैं। कोई अभी आज तक ना बताया होगा, आगे भी कोई नहीं बताएगा, और अगर बताएगा तो इस टाइम समय के बाद ही बताएगा। तो सबसे ज़्यादा द्रव में अभिक्रियाएँ पाई जाती। अब बात आती है गैस। तो गैस की अभिक्रियाएँ क्या है कि गैस तो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे ही। पहला रिएक्शन क्या है, जो है गैस एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, कर भी सकते नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन की जो है संभावनाएं रहेंगी तो करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेकंड पोजीशन में जो है द्रव भी गैस से अभिक्रिया करेगा, ऐसा नहीं है। ये सारे हम आपको एग्जांपल देते हैं। द्रव भी गैस का, द्रव जैसे ये गैस हो गया, गैस जैसे N2 और H2 को हाइबर विधि से अमोनिया बनाने की प्रोसेस में H2 और N2 का रिएक्शन करा दो। दूसरा क्या देखते हैं, जो है गैस और द्रव भी रिएक्शन करेगा, गैस और द्रव भी रिएक्शन करेगा। कैसे? जैसे पेट्रोल को खुले माध्यम में छोड़ दीजिए, पेट्रोल तो लिक्विड है, खुले माध्यम में छोड़ दीजिए, ठीक है। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, खुले माध्यम में छोड़ दीजिए। उसके बाद ठोस भी अभिक्रिया करेगा, ठोस भी अभिक्रिया करेगा गैस से। कैसे? मतलब ये अभिक्रियाएँ सब पाई जाएंगी, ये ना सोचो कि जो है अभिक्रियाएँ जो है नहीं पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगे। अब देखो कैसे ठोस का, जैसे सोडियम को आप ओपन एनवायरनमेंट में रख दीजिए, सोडियम मेटल को, तो पिघल जाता है।
सोडियम मेटल को जैसे ओपन इन्वायरमेंट में रख दीजिए तो वो खराब हो जाता, पिघल जाता, वो हवा से अभिक्रिया कर लेता। NaCl साल्ट को आप रख दीजिए तो मास्टरिंग डेवलप हो जाती है। मतलब वहाँ जैसे किसी कागज़ में नमक को रख दीजिए तो वो कागज़ में ऐसे लग जाएगा, जैसे लगेगा वो वहाँ पर जो है डिसोसिएट हो गया है। तो देखिए इसमें भी यही चीज़ें इसमें, अब देखो इसमें भी जैसे यहाँ ठोस ठोस में भी अभिक्रियाएँ होती, ठोस ठोस में अभिक्रियाएँ होंगी, ठोस ठोस में, लेकिन सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे कम संभावना होगी ठोस ठोस की अभिक्रियाएँ। ये कौन सी अभिक्रिया हम बता दे रहे हैं? तो जैसे एलाइज बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं में जैसे Cu को गोल्ड में मिला दीजिए, जैसे नाइक्रोम हुआ और गन मेटल हुआ, तो देखो मेटल मेटल में मिलाते हैं, ठोस ठोस की अभिक्रियाएँ हैं। बाकी जो है फिर आप देखते हैं दूसरा, ठोस ठोस की अभिक्रिया के बाद फिर हम क्या देखते हैं, जो है ठोस द्रव की अभिक्रिया। तो ठोस द्रव की अभिक्रिया तो है पानी में चीनी को डालना, पानी में नमक को डालना। तीसरी अभिक्रिया क्या है, जो है फिर हम देखते हैं जो है ठोस ठोस, ठोस द्रव और ठोस गैस। तो ठोस गैस की अभिक्रिया हमने आपको बता दिया, ठोस गैस की अभिक्रिया अभी हमने बताया। देखिए ठोस ठोस का मतलब क्या है, दो अभिक्रियाएँ, जैसे दो मेटल को एलाइज बनाया जाता है तो वो भी अगर मिलने वाले ना होते तो कैसे देखा जाता, और ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं। उसके बाद ठोस और द्रव की हमने बता दिया। उसके बाद ठोस और गैस की अभिक्रियाओं पर भी सोडियम को आप रख दीजिए ओपन एनवायरनमेंट में तो गैस से अभिक्रिया कर लेता है। NaCl को रख दीजिए कागज़ के टुकड़े पर, कभी NaCl कॉमन साल्ट को रख दीजिए तो मास्टरिंग हो जाती है, इसलिए ऐसा होता। अब बात ये है कि अगर हम कैटेगरी में पढ़ते हैं बेटा, तो रिएक्शन होने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है, मतलब ये द्रव माध्यम में क्यों पाया जाता है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि अभिक्रिया होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक कोई ठोस द्रव अवस्था में नहीं आएगा तब तक वो अभिक्रिया करेगा नहीं। अभिक्रिया तो होगा, लेकिन जब तक कोई ठोस द्रव अवस्था में नहीं आएगा तब तक अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो इस अवस्था में देखिए अभिक्रिया होने के लिए द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था को प्राप्त करना जरूरी होता। मतलब अभिक्रिया होने के लिए अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए द्रव अवस्था अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए द्रव अवस्था में परिवर्तन आवश्यक होता है। आवश्यक होता है, ये हमें जानना जरूरी होता है। अच्छा, ये जो लाइन लिखी गई है ये मुख्यतः ठोस के लिए लिखी गई है।
ठोस पहले द्रव अवस्था में आएगा तभी अभिक्रिया होगा, उससे पहले अभिक्रिया होने की संभावना नहीं। और गैस के लिए नहीं लिखी गई है, क्योंकि गैस माध्यम में कम ही रिएक्शन पाए जाते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं पाए जाते हैं। तो ये हम देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो लिक्विफाइड करके भी, ठोस को भी लिक्विफाइड करने के बाद ही हम देखते हैं। ठोस लिक्विफाइड करने के बाद जो है गैस भी लिक्विफाइड करने के बाद हो सकता है, कुछ लिक्विफाइड और कुछ तो स्वतः अभिक्रियाएँ हो जाती हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी होता है। यही कारण है कि द्रव माध्यम में अभिक्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और द्रव माध्यम मुख्य माध्यम है अभिक्रिया को कराने का। अरे भाई, लैब में आप चले जाइए, केमिकल्स को देखिए, जो भी जब आप जाएंगे देखेंगे, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, तो उसमें कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसको पहले हम उसका कोई सलूशन बनाएंगे, नॉर्मल सलूशन बनाएंगे, उसके बाद ही अभिक्रिया शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि ठोस डाल, हाँ कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए ठोस का हम कहीं उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें द्रव माध्यम में उसको लाना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि ये सबको अपने में डिजॉल्व कर लेता है। सबसे ख़ास बात है कि जो है ये इन दोनों को अपने में, इनको भी ये अपने में घुला लेता है और इसको भी ये अपने में घुला लेता है। इसलिए द्रव माध्यम, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको घुला लेता है। भाई ठीक है, 1 किलो शुगर में 10 ड्रॉप पानी डालिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, देखते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा जो है शुगर आप इसमें डालेंगे तो इस पर इफेक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये इतनी चीज़ें बेटा हमें जानना ज़रूरी था, और जो हम तुम्हें बता दिए, बहुत मस्त था जानना कि हम द्रव्य की अवस्थाएँ क्यों पढ़ते हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएँ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन सभी अवस्थाओं में अभिक्रियाएँ होती हैं, और अभिक्रियाएँ होने के कारण हम ये देखते हैं। अब हम आते हैं कि बेटा देखो, अब थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा करना था, अब आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें चर्चा करना था कि द्रव्य की अवस्थाएं। अब आपके समझ में आ गया कि हम द्रव्य की अवस्थाओं को क्यों पढ़ते हैं। तो अब हमें द्रव्य की अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करना है, जो हम कल की डेट में पढ़ाएंगे बेटा, इसलिए कि इतना आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, वो ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं कि द्रव्य की अवस्थाओं में मिक्सचर क्या होता है, और यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, कल इस सब पर चर्चा किया जाएगा हिंदी माध्यम में। और आज आपका इंग्लिश माध्यम का भी एक लेक्चर पड़ जाएगा, यही सेम मैटर। तो आज की क्लास हम यहाँ पर अब ड्रॉप करते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, आप लोग थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब का रेट बेटा बढ़ाओ, कि आपकी जो है क्लासेज इधर शुरू हो जाएं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएं और लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ, चूँकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हम करते भी, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने पर वो 45 मिनट पर नहीं रुकेगा, वो जो है 1 घंटे से ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम नहीं, अगर 45 पर रुकने की संभावना होती तब तो 4-5-10 मिनट खींच देते। तो 45 पर नहीं रुकेगा, और लंबा वीडियो होने पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये क्लियर हो गया बेटा। अब फिर कल मिलते हैं जो है नई ऊर्जा के साथ। तो अब हम चलते हैं बेटा, धन्यवाद।